everyone, so this is Jufredu. So we have started chapter number 24 force. So today we are going to start from the fourth half which. So today we are going to start from the electromagnetism. So what is electromagnetism? Electromagnetism means about electromagnetism we will learn in this paragraph. So let's read the paragraph. A wire coil that has an electric circuit running through it produces a magnetic field. A wire coil means तार में जो तार है इस फोटो में आप देख पा रहे हैं जैसे जो तार है ये पिंक कलर का कोइल वायर मीन्स क्या होता है कोइल वायर मीन्स तार जैसे पिंक कलर का जो ये तार है ये फ्लोज हो रहा है मीन्स इसके अंदर से इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो फ्लोज हो रहा है और जब ये फ्लोज हो रहा है तो फिर एक मैग्नेटिक फील्ड एक बाहर से इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन गई है इस कोइल वायर से इधर से पहले क्या हो रहा है ये तार से जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो फ्लोज हो रहा है और फिर उससे इलेक्ट्रिक सर्किट से एक मैग्नेटिक फील्ड बन जा रही है दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं अ नेल दैट इज इंसर्टेड इनटू द कॉइल्स बिकम मैग्नेटाइज्ड और जैसे ये जो कॉइल वायर है मीन जैसे ये जो तार है इसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक सर्किट है इस पिंक कलर के तार से जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो फ्लोज हो रहा है तो फिर जो ये तार है पिंक कलर का ये तार मैग्नेटाइज्ड हो गया है मीन्स इसके पास मैग्नेट के जितने भी फीचर्स होते हैं इस तार के पास आ चुके हैं मीन्स आप समझ सके जो ये पिंक कलर का तार है ये मैग्नेट है आप ये समझ लो However, the nail only stays magnetized while the current is flowing. मीन्स इधर ये बताया गया कि जब तक ये तार के अंदर जब तक ये जो इलेक्ट्रिक करंट जो है जब तक ये फ्लो हो रहा है मीन्स जो इलेक्ट्रिक करंट है जब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज हो रहा है जब तक जो नेल है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आयरन नेल्स ये आयरन नेल्स है जो आयरन नेल्स है जो आयरन की जो भी चीज़ें होते हैं वो मैग्नेट से वो अट्रैक्ट हो जाता है तो फिर जो आयरन के जो नेल्स है वो कॉइल वायर से चिपक गए मीन्स कॉइल वायर मीन्स वो तार मीन्स वो एक मैग्नेट से चिपक चुके हैं और जब तक वो आयरन के जो नेल्स है वो जब तक चिपके रहेंगे जब तक जो ये तार है जब तक इसके अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट फ्लोज होता रहेगा जैसे वो बंद हो जाएगा ये सारे जो आयरन के नेल्स है ये अट्रैक्ट होने बंद हो जाएंगे The more turns in the coil and the greater the electric circuit, the circuit used, the stronger magnetic field will be. Means इधर बताया गया कि ये जो तार है जितना तेजी से जितनी स्पीड से ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है इस तार के अंदर जितनी तेजी से इलेक्ट्रिक सर्किट इस तार के अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट जितनी स्पीड से इस तार के अंदर आएगा उतनी तेजी से जो हमारा जो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा वो धीरे से होगा तो फिर वो कम स्ट्रांग होगा मैग्नेटिक फील्ड और वो स्पीड से मीन्स वो बहुत जल्दी मीन्स वो बहुत ज़्यादा होता जाएगा वो ग्रेटर मीन्स बहुत सारे तार्स के अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट आ जाएगा तो फिर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी मीन्स वो बहुत मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी बहुत पावरफुल हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड सो नाउ इट इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स Frictional force means friction force means you know that it is about the friction. In this paragraph we are reading about the frictional force. So let's read the paragraph. Friction is created as a result of two objects rubbing against each other. Means friction कैसे create होता है means कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक साथ रब हो रहे हैं कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक साथ रब हो रहे हैं वैसे जो फ्रिक्शन होता है वो क्रिएट हो जाता है मीन्स वो बन जाता है अब टू ऑब्जेक्ट कौन से ले मीन्स आप अपने टू हैंड्स को एक साथ अपने साथ ऐसे रब करो आप टू हैंड्स को अपने साथ रब करो और उससे जो फ्रिक्शन होगा वो क्रिएट होगा मीन जो फ्रिक्शन होगा वो बनेगा When two objects slide over each other, they rub and push against each other. जब कोई दो ऑब्जेक्ट्स एक साथ स्लाइड होते हैं स्लाइड मीन्स क्या मीन्स जैसे ये मीन्स ये जैसे स्लाइडर है और यहाँ पे कोई भी दो ऑब्जेक्ट है स्लाइड हो रहे हैं स्लाइड तो होंगे ही एक साथ दोनों एक साथ स्लाइड होंगे लेकिन ये पुश भी कर रहे हैं ये जो स्लाइड है इसको ये जो दोनों ऑब्जेक्ट है इनको पुश कर रहे हैं किसको पुश कर रहे हैं ये दोनों ऑब्जेक्ट स्लाइड को पुश कर रहे हैं दिस पुशिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन
अब जैसे ये पुश कर रहा है तो फिर इस पुशिंग फोर्स को हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बट नॉट द डायरेक्शन। अब जो फ्रिक्शन होता है उसका प्रभाव किस पे पड़ता है, उसका प्रभाव किस पे पड़ता है, उसका प्रभाव ऑब्जेक्ट मीन जैसे जो भी ऑब्जेक्ट की जितनी स्पीड रहेंगी फ्रिक्शन का प्रभाव ऑब्जेक्ट की स्पीड पे पड़ेगा बट नॉट द डायरेक्शन। जो ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है वो कौन सी साइड से जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन से जा रहा है, उस पे फ्रिक्शन को कोई फर्क नहीं होगा, बस ऑब्जेक्ट की स्पीड पे फ्रिक्शन पे प्रभाव पड़ेगा। Hence it acts to slow down a moving object। लेकिन जो फ्रिक्शन होता है वो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो भी कर सकता है। स्लो कैसे, मीन जैसे एक बॉल ले लो, आपने एक बॉल को किक मारी तो फिर उसको आगे जाके उसकी जो स्पीड होंगी, उस मूविंग ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होंगी वो आगे जाके मीन स्लो हो जाएंगे। मीन्स पहले वो फुल स्पीड से जाएंगे, फिर उसकी स्पीड थोड़ी सी लेस होंगी, फिर लेस होंगी और फिर वो एक टाइम में वो जो बॉल होंगी वो बंद ही हो जाएंगी। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो फ्रिक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट के सरफेस पे डिपेंड रहता है। जो फ्रिक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट का जो सरफेस होता है वो फ्रिक्शन उस पर निर्भर रहता है। ऑब्जेक्ट का सरफेस कैसे, मीन्स ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है वो रफ है या स्मूथ है, वैसे सरफेस होता है। When the surface are rough, there is more friction। अभी तो बता गया कि जो सरफेस होगा वो रफ होगा तो फिर जो जो सरफेस है वो रफ है तो फिर जो फ्रिक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा फ्रिक्शन रफ होगा तो सरफेस। When the object has smooth surface, there will be less friction। मीन्स इधर ये बताया गया कि जब सरफेस रफ होगा तब बहुत सारा फ्रिक्शन होगा, लेकिन जब जो सरफेस होगा वो स्मूथ होगा तो फिर जो फ्रिक्शन होगा वो बहुत कम होगा। मीन्स इस दोनों लाइन में बताया गया कि रफ होगा मोर फ्रिक्शन होगा और स्मूथ सरफेस होगा तो लेस फ्रिक्शन रहेगा। नाउ नेक्स्ट वन लाइन इज फ्रिक्शनल फोर्स आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स को ढूंढे ना तो फिर फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हमारे चारों तरफ है। फ्रिक्शन अलाउज पीपल टू वॉक विदाउट स्लीपिंग। जो फ्रिक्शन होती है वो हमें इसलिए भी मदद करती है कि फ्रिक्शन होती तो हम लोग वॉक कर पाते, मीन्स बिना स्लीपिंग मीन्स बिना फिसले हम लोग वॉक कर पाते, चल पाते बिना फिसले। और फ्रिक्शन नहीं होती तो हम लोग बार बार फिसले जाते, स्लीप होते जाते हम लोग। इट हेल्प्स स्टॉप मूविंग कार्स एंड बाइसाइकिल। ये फ्रिक्शन की मदद से हम लोग कोई भी कार्स को या फिर बाइसाइकिल्स को हम लोग स्टॉप कर सकते हैं। मीन्स वो चल रहा है तो फिर उनको स्टॉप कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं। Sometimes it becomes necessary to increase or decrease the amount of friction for safety purposes। कभी कभार जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन का जो अमाउंट होता है उससे हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, हम उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। इंक्रीज मीन्स बहुत, इंक्रीज मीन्स ज़्यादा और डिक्रीज मीन्स कम करना। मीन्स कभी कभार हम लोग हमारी सेफ्टी के लिए जो फ्रिक्शन को है हम लोग बढ़ा भी सकते हैं और फ्रिक्शन को हम लोग कम भी कर सकते हैं। सिर्फ किस लिए कर सकते हैं, हमारी सेफ्टी के लिए। टायर्स हैव ग्रूव्स एंड बम्प्स ऑन देम। मीन जो टायर्स होते हैं उन पे ग्रूव्स भी होते हैं और उन पे बम्प्स भी होते हैं। ग्रूव्स मीन्स क्या होते हैं, खांचे। नाउ आई विल शो द फोटो व्हाट इज ग्रूव्स। इन दिस फोटो यू कैन सी दैट दिस इज द ग्रूव्स, दिस इज ग्रूव्स मीन्स दिस आर द खांचे लाइक दिस, ये खांचे होते हैं। और अभी यहाँ पे इस फोटो में यहाँ पे इधर बताया गया था कि जो फ्रिक्शन होते हैं टायर्स में ग्रूव्स भी होते हैं और उन पे बम्प्स भी होते हैं। अब बम्प्स क्या होते हैं, बम्प्स मीन्स दिस फोटो मीन जो टायर्स के जो वो होते हैं वो थोड़े से ऊपर ऐसे होते हैं। यहाँ पे यू कैन सी दैट हियर आर द बम्प्स, सो दीज आर द बम्प्स एंड these are the grooves, these are grooves, this like this are grooves। Now after that in the friction force it is given that they increase the friction between the tires and the road। मीन्स हम लोग they increase मीन्स जो वो grooves होते हैं और जो bumps होते हैं वो हमारे फ्रिक्शन मीन्स टायर्स और रोड के बीच में वो हमारे जो फ्रिक्शन होता है वो उनको बढ़ाते हैं, मीन्स इंक्रीज करते हैं। कौन इंक्रीज करते हैं, टायर्स में जो ग्रूव्स होते हैं और जो बम्प्स होते हैं वो टायर और रोड के बीच में हमारे फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं।
Too much friction can cause rubbing parts in machines to wear out. इधर बताया गया है, इस लाइन में बताया गया है कि मीन जो फ्रिक्शन से कभी कभार जैसे फ्रिक्शन चल रही है, मीन जैसे कोई कार चल रही है और हम लोगों ने उस पर सीधा ब्रेक दबाया, मीन्स वो सीधा फ्रिक्शन में आकर रुकी, फ्रिक्शन हुआ, मीन्स उसमें ब्रेक भी एक फ्रिक्शन है, तो फिर ब्रेक लगाए वो कार है वो एकदम सीधा एकदम स्टॉप हुई, तो फिर उससे जो मशीन्स होते हैं वो वेयर आउट भी हो सकते हैं, मीन्स वो मशीन जो होता है वो खींच जाते हैं और खींचने के बाद जो मशीन होता है वो खराब हो जाता है बाद में, एक साथ एकदम बहुत तेज़ी से ब्रेक लगे तो फिर जो मशीन जो हो जाती है वो धीरे धीरे खिस कर वो जो मशीन हो जाती है वो खराब हो जाती है। एज अ रिजल्ट दे कैन रोटेट मोर इजीली विद लेस फ्रिक्शन, या फिर इधर बताया गया है कि हम लोग उन जो फ्रिक्शन को हम लोग बहुत कम फ्रिक्शन के साथ उन कार्स वगैरह को रोटेट करके भी हम लोग बहुत आसानी से फ्रिक्शन को लेस कर सकते हैं, मीन्स फ्रिक्शन को हम लोग बहुत कम कर सकते हैं। पीपल अप्लाई ऑयल ऑन मशीन्स टू डिक्रीज फ्रिक्शन, मीन्स इस लाइन में बताया गया कि जो लोग होते हैं वो ऑयल वो मशीनों में डालते हैं, ऑयल वो कुछ मशीनों में डालते हैं और वो ऑयल इसलिए डालते हैं क्या जो फ्रिक्शन है वो डिक्रीज हो, मीन्स जितना फ्रिक्शन डल रहा है उससे जो फ्रिक्शन है वो थोड़ा कम हो जाए, क्या वो आसानी से वो उसका जो भी मशीन है उससे वो काम कर सके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लोटेशन। फ्लोटेशन मीन्स इज फ्लोट करना। फ्लोट करना तो मीन्स सबको पता है जो पानी में बहते हैं उन्हें हम फ्लोट करते हैं, और फ्लोट के साथ साथ एक और होता है सिंक, मीन जो पानी के एकदम नीचे बैठ जाते हैं। सो नाउ आफ्टर दैट इट इज द Archimedes an ancient Greek scientist was the first to study upthrust. मीन्स आर्चिमेड्स एक साइंटिस्ट का नाम है और वो बहुत पुराना, एंशिएंट मीन्स क्या होता है बहुत पुराना, वो बहुत पुराना एक ग्रीक का साइंटिस्ट है, ग्रीक एक कंट्री का नाम है, वो एक बहुत पुराना एक ग्रीक कंट्री से उसका नेम इधर दिया गया आर्चिमेड्स, वो एक बहुत पुराना एक साइंटिस्ट है। वॉज द फर्स्ट टू स्टडी अपथ्रस्ट, वो एक पहला इंसान था जिसने अपथ्रस्ट के बारे में पढ़ाई की थी। He discovered that upthrust was equal to the amount of water displaced. इससे उसने ये बताया था कि जो अपथ्रस्ट होता है, उसने बताया था कि जो अपथ्रस्ट होता है वो जितना वाटर का अमाउंट होता है वो उतना ही होता है, मीन्स वो पूरा इक्वल में रहता है। जैसे मैं आपको एक बार बताता हूँ, जैसे कंटेनर है और इतना जो पार्ट है, जितना पार्ट मैंने कलर किया, इतना पार्ट है टोटल 1 लीटर का, और ये तो फिर इधर का जो कंटेनर का जो थ्रस्ट होगा वो कितना होगा, अभी आप कहोगे 1 लीटर होगा, नहीं 1 लीटर नहीं, ये तो सिर्फ हम लोगों ने हाफ का लिया है, अभी हम लोग ये पूरे का लेंगे, इस फुल का लेंगे, तो फिर जो अपथ्रस्ट जो इस पूरे फुल कंटेनर का जो अपथ्रस्ट होगा वो टोटल होगा 3 लीटर। So this is the upthrust. When an object is placed in water, it experienced an upward push called upthrust. मीन जब भी कोई ऑब्जेक्ट को वाटर में डाला जाता है तो फिर वो अपवर्ड पुश आता है, मीन वो नीचे तो आ जाता है, फिर बाद में वो एकदम हल्का होके वो वाटर को वो पुश देता है और वो फिर से ऊपर आ जाता है, वो फ्लोट करने लगता है और उसे हम अपथ्रस्ट कहते हैं। वो फिर से ऊपर आ जाता है, वाटर को पुश करके वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऊपर आ जाता है, उसे हम अपथ्रस्ट कहते हैं। अपथ्रस्ट इज द फोर्स दैट पुशेस एन ऑब्जेक्ट up such that it appears to lose weight in a liquid or gas. अभी तो बताया गया है अपवर्ड एक फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को पुश करती है, और इधर बताया गया कि ऑब्जेक्ट को पुश करती है, और ये सिर्फ जो अपथ्रस्ट का जो वेट है हम लोग सिर्फ ये लिक्विड में नहीं कर सकते, हम लोग ये लिक्विड में भी कर सकते हैं और गैस में भी कर सकते हैं। अपवर्ड का इस अपथ्रस्ट जो है एक फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को पुश करती है, और हम लोग इसका जो वेट है हम लोग लिक्विड में भी कर सकते हैं और गैस में भी कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस,
और वो जितना जो वाटर का जो अमाउंट होता है, जितना जो वाटर होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है। मीन्स कुछ कुछ जो ऑब्जेक्ट रहता है वो सिंक हो जाता है और कुछ जो ऑब्जेक्ट रहते हैं वो फ्लोट हो जाता है। फ्लोट मीन्स वो बहने लगता है और कुछ ऑब्जेक्ट वो सिंक हो जाते हैं। मीन्स वो एकदम जहाँ पे वाटर के एकदम गहराई में जहाँ पे कंटेनर एंड हो रहा है उधर वो बैठ जाते हैं। when held water when held water underwater, two objects of the same size, for example a brick and a block of wood, will displace the same amount of water। इस लाइन में बताया गया कि हम लोग पानी के अंदर टू ऑब्जेक्ट्स को डालें जो एकदम सेम साइज के, मीन्स उसका जो साइज है वो एकदम सेम है। जैसे इधर एग्जांपल में दिया गया है कि हम लोग एक ब्रिक को डालें, मीन्स हम लोग एक ईंट को डालें और एक वुड के एक छोटे से ब्लॉक को डालें, मीन्स वुड के एक पीस को डालें, तो फिर वो जो डिस्प्लेस होंगे, मीन्स जो वाटर का जो सेम अमाउंट रहेगा दोनों का, मीन्स वाटर का जो दोनों ऑब्जेक्ट के लिए जो अमाउंट होगा वो सेम रहेगा और वो दोनों डिस्प्लेस होंगे। वो कैसे डिस्प्लेस होंगे? इस इन द फोटो इट इज गिवन दैट यहाँ पे ब्रिक जो है वो बहुत, उसका जो वेट है वो एक वुड के ब्लॉक से ज़्यादा है। वुड का जो ब्लॉक होता है वो उसका जो वेट होगा वो बहुत छोटा होगा, लेकिन जो ब्रिक का जो वेट होता है वो बहुत जो ईंट होती है उसका जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा रहता है और जो वुड का जो ब्लॉक रहता है, वुड का जो पीस होता है उसका जो वेट होता है वो बहुत हल्का होता है। Now next one is the upthrust in each case is the same। मीन्स अपथ्रस्ट कोई भी केस मिले, मीन्स हम लोग इसको इस अमाउंट में डाला, हम लोग इसको कितने भी वाटर, मीन्स कितना भी ज़्यादा वाटर के अमाउंट में डाले ऐसा ही होगा, मीन्स ये सेम चीज़ ही होगी। बट एज द ब्रिक इज हैवियर इट्स अपथ्रस्ट इज लेस देन इट्स वेट, सो इट्स थिंक। इधर बताया गया कि लेकिन जो ब्रिक है वो बहुत ज़्यादा हैवियर, मीन्स उसमें बहुत ज़्यादा, मीन्स वो बहुत हैवी है, इसलिए जो उसका जो अपथ्रस्ट है वो बहुत कम है। उसका जो अपथ्रस्ट है वो बहुत कम है, उसका जो अपथ्रस्ट है वो बहुत कम है, इसलिए वो सिंक हो जाती है। सिंक मीन्स इधर आप देख सकते हैं इस फोटो में जो ब्रिक है वो सिंक हो रही है, मीन्स जो ईंट है वो सिंक मीन्स क्या होता है, इधर तक वाटर है और जो ब्रिक है, जो ईंट है वो एकदम नीचे बैठ गई। सिंक मीन जो एकदम जहाँ तक एकदम नीचे बैठ जाना, और फ्लोट मीन जो ऊपर ही बहती रहे। The thrust on the block of wood is greater than its weight, so it's float। अभी जो अपथ्रस्ट होता है, जो पीस मीन जो ब्लॉक ऑफ वुड का है, मीन जो वुड का जो पीस है उसका जो अपथ्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो ब्लॉक ऑफ वुड है, मीन जो वुड का जो पीस है, इसलिए उसका जो अपथ्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो फ्लोट करती है, मीन्स इसलिए वो बहती है। इधर देख सकते हैं कि आप यहाँ पे जो वुड का जो ब्लॉक है वो बह रही है, मीन्स वो फ्लोट कर रही है। नेक्स्ट वन इज द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिटरमाइंस वेदर इट विल फ्लोट और सिंक। मीन जो डेंसिटी होती है, मीन्स जो ऑब्जेक्ट, जो सब्सटेंस की जो डेंसिटी होती है वो ये बताती है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो चीज़ है ये फ्लोट करेंगी, मीन्स ये बहेंगी, मीन्स ये बहती रहेंगी या फिर ये सिंक करेंगी। सिंक मीन्स वो एकदम नीचे बैठ जाएंगी, जहाँ पे वाटर फिनिश हो रहा है वो एकदम उधर बैठ जाएंगी। डेंसिटी इज द वेट ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम। इधर बताया गया कि इधर मैं आपको एकदम फॉर्मूला के जैसे बताता हूँ। इस लाइन में बताया गया है कि जो डेंसिटी मीन्स डी है, वो उस डी जो है मीन्स डेंसिटी हम लोग कैसे पता करें, जो वेट है, वेट को हम उसके वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो जो डेंसिटी होगी वो हमें पता चल जाएगी। इस लाइन में बताया गया है। नेक्स्ट वन इज ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज इट इज लेस डेंस देन वाटर। जो ऑयल होता है वो वाटर में, वो पानी में इसलिए बहता है क्योंकि उसका जो अपथ्रस्ट रहता है वो बहुत कम होता है वाटर से, पानी से उसका जो अपथ्रस्ट होता है वो बहुत कम होता है। ऑब्जेक्ट्स हैव अ टेंडेंसी टू फ्लोट when placed in a fluid, this is called buoyancy। मीन जो ऑब्जेक्ट होता है उसका एक टेंडेंसी होता है फ्लोट करने के लिए। टेंडेंसी मीन्स फीलिंग, मीन्स उसकी एक फीलिंग होती है फ्लोट करने के लिए।
और वो एकदम जो टेंडेंसी जो ऑब्जेक्ट होता है फ्लोट करने के लिए उसकी एक टेंडेंसी रहती है, मीन्स एक फीलिंग होते हैं, इसलिए वो फ्लूइड कर जाता है, इसलिए वो बहता रहता है और उसे हम बायोन्सी कहते हैं। फ्लूइड सच एज एयर और वाटर अप्लाई एन अपवर्ड फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स दैट आर पार्शियली और टोटली सबमर्ज्ड इन देम। फ्लूइड्स मीन्स कैसे? फ्लूइड्स मीन्स इधर एग्जाम्पल में बताया गया है, फ्लूइड जैसे एयर और वाटर, जैसे एयर और वाटर है वो एक अपवर्ड फोर्स लगाते हैं, मीन्स वो एकदम जैसे वाटर में जैसे वो जाते हैं वो एक पुश लगाते हैं, मीन्स वो वाटर के अंदर वो पुश लगाते हैं तो वो थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, वो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं। वो ऐसा नहीं कि वो एकदम बीच में रहे, वो बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रहता, वो ऊपर आएगा या फिर वो फ्लोट करेगा या फिर वो सिंक करेगा। When a person jumps in a pool of water, some of the water splashes up. मीन्स जब कोई जो पर्सन होता है, मीन्स जब कोई इंसान होता है जो मीन्स वाटर की पुल में, मीन्स एक पुल है जिसमें पूरा वाटर है और उसके अंदर एक इंसान जंप करे तो फिर जो वाटर होता है वो स्प्लैशेस अप होता है। स्प्लैशेस अप मीन्स हम लोग एकदम ऊपर से एकदम छलांग मारे हम लोग वाटर के अंदर, तो फिर जो वाटर होता है वो स्प्लैशेस अप हो जाता है, मीन्स वाटर के एकदम दूर दूर तक छींटे आ जाते हैं, मीन्स वाटर थोड़ा सा बाहर गिर जाता है, वो वाटर होता है वो उछल जाता है। दिस इज बिकॉज द पर्सन पुशेस डाउन ऑन द वाटर एंड द वाटर एक्सर्ट्स एन अपथ्रस्ट। ये इसलिए होता है क्योंकि जो पर्सन होता है, जो इंसान होता है वो वाटर को पुश करता है, मीन्स वाटर को वो धक्का देता है, इसलिए जो वाटर होता है वो अपथ्रस्ट करके ऊपर आके वो एकदम उछल जाता है वाटर। दिस कॉजेज द स्प्लैश, इससे स्प्लैश होता है, मीन्स इसी से जो वाटर होता है वो उछल जाता है। अपथ्रस्ट और buoyancy acts not only in liquids but also in gases। जो अपथ्रस्ट होता है फिर जो buoyancy होता है वो सिर्फ लिक्विड्स में ही मीन्स वो लिक्विड्स में ही अंतर नहीं कर सकते कि फ्लोट होगा या सिंक होगा, वो गैसेस में भी फ्लोट कर सकते हैं कि फ्लोट होगा या सिंक होगा। दिस इज द रीजन वाई एन एयरशिप filled with helium floats in the sky। यही एक रीज़न है जिससे जो हीलियम ये एयरशिप है, इस फोटो में आप देख सकते हैं ये एयरशिप है, ये बहुत लाइट है। ये एयरशिप इसलिए लाइट है क्योंकि इसलिए हीलियम के फ्लोट्स पर है, हीलियम एक गैस का भी नाम है, हीलियम के फ्लोट्स पर है और ये हीलियम के फ्लोट्स एयरशिप में इसलिए भरे हुए हैं कि ये स्काई में उड़ सके, ये जो एयरशिप है ये स्काई में उड़ सके। हीलियम हैज़ अ लोअर डेंसिटी देन एयर। हीलियम का जो डेंसिटी होता है, मीन्स हीलियम का जो वेट होता है वो एयर से बहुत कम होता है, इसलिए वो हवा में उड़ पाता है। एन एयरशिप filled with helium floats because the thrust of the air is greater than its weight। जो एयरशिप होती है वो हीलियम फ्लोट से इससे भरा रहता है क्योंकि जो अपथ्रस्ट होता है, जो एयर का जो अपथ्रस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा रहता है इसके वेट से। मीन्स जो एयरशिप का जो वेट है और जो एयर का जो अपथ्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा ग्रेट है, मीन्स वो बहुत ज़्यादा है और जो एयरशिप का जो वेट है वो बहुत कम है उससे, इसलिए वो जो एयरशिप होते हैं वो हवा में वो एयर में उड़ पाता है क्योंकि जो एयर का जो अपथ्रस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। So this till here only we will read the chapter from in the next chapter we will start from 25 chapter energy. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. I have liked this chapter very much. You have also liked this chapter. So please comment in the comment box. Thank you for watching this video. Bye bye.